So good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. हम अपने एम के साथ, हम अपनी प्लेज के साथ यहाँ पर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे and that is highest marks in taxation, highest marks in quantitative aptitude and exam oriented studies. ठीक है, तो हम लोग highest marks in quantitative aptitude इसकी हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और आज से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोगों को स्टार्ट करना है और वो कॉन्सेप्ट है फ्यूचर वैल्यू का। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है फ्यूचर वैल्यू का। आई होप आप लोग रिविजन्स वगैरह अपने प्रॉपर्ली कर रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो प्लीज अभी शुरू कर दो उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारी चीजें कर ली हैं, सिंपल इंटरेस्ट कर लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट की एप्लीकेशंस में हम लोगों ने डिप्रिसिएशन कर लिया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लिया, और हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट वाले भी क्वेश्चंस कर लिए। जितने भी वो वाले क्वेश्चंस थे आरटीपी एमटीपी और इस टाइप के भी काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, सारे तो नहीं लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि आपको लगातार साथ साथ स्कैनर की प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे हम लोग जो स्कैनर में अगर आप लोग देखोगे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की टेबल दी हुई है, पहले ही पेज पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की टेबल दी हुई है। राइट, आप मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट से जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे दिए हैं, तो आप लोगों को इंडिविजुअली क्वेश्चन पढ़ पढ़ के सर्च नहीं करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव दैट इंडेक्स रेडीमेड, आप उसके थ्रू क्वेश्चंस को देख सकते हो और उसके थ्रू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चंस आप स्कैनर से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिविजन शेड्यूल बनाते रहोगे। याद रखना, इस महीने के आखिरी संडे में आप लोगों का एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होने वाला है और टेस्ट के क्वेश्चंस मैं स्कैनर से ही देने वाला हूं। ठीक है, मैं एकदम देखो एकदम सिंपल चीज है, हम लोगों को सीए फाउंडेशन एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, सीए फाउंडेशन की एग्जाम में तैयारी करने का बेस्ट तरीका क्या है? आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स और स्कैनर। ठीक है, तो मैं आपको जो क्वेश्चंस देने वाला हूं वो स्कैनर के ही क्वेश्चंस देने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ये आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। अगर आप मान लो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे हो, एक टाइम के बाद ना क्वेश्चंस रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में वही देखे दिखाए सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इनिशियली थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं लेकिन इवेंचुअली आपको सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस लगेंगे। ऐसा फील हुआ किसी को? ऐसा फील हुआ किसी को कि हाँ सर ये रिपीटेड से होने लग गए? ऐसा फील हुआ है आप लोगों को? वेरी गुड आयुषी, आयुषी कह रही है सर प्रैक्टिस ट्रिक्स एंड कम टुडे, वेरी गुड। ऐसा फील हुआ आप लोगों को अगर आप लोगों ने स्कैनर किए कि यार थोड़े टाइम के बाद तो क्वेश्चंस एकदम रिपीट ही हो रहे? जल्दी से बोलो यस यस। अच्छा, किसी ने प्रैक्टिस ही नहीं किया ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है? यस, योग्यता जनरल फील हो रहा है? यस सर, सेम टाइप के ही हैं। मनीषा यस ना, मोनालिसा, गुलशन, अंशिका, जितेश, ऑलराइट, पालक, सॉरी पलक, पलक, आई एम वेरी सॉरी यार, मेरी एक दोस्त है पलक, उसको मैं पालक पालक बोलता हूँ तो एनीवे पलक, यस क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। यस, तो क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, तो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग साइड बाय साइड। ठीक है, और पहले दिन से यार अगर आदत बनी रहेगी ना तो एंड तक फायदा देगी, नहीं तो क्या होगा अचानक से आपको रियलाइज होगा यार चलो ठीक है अब स्कैनर उठा के देखते हैं और फिर आपको थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको थोड़ा सा और डर भी लगेगा, इसलिए पहले दिन से यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। डन? चलो हम लोग आ रहे हैं अब अलग कॉन्सेप्ट पर। गुड मॉर्निंग प्रेमलाल पटेल, गुड मॉर्निंग मुद्रक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आ रहे हैं अब एक बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट पर एंड दैट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। मुझे आप लोग एक बात बताओ मुझे आप लोग एक बात बताना है यहां पर, अगर मैंने आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, अगर आज मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.04, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा? ऑल ऑफ यू क्विकली कैलकुलेट। अगर मैंने आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा? क्विकली क्विकली एवरीवन, 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा? सब लोग कैलकुलेट करके बताएंगे। ऑलराइट, मानव का आया 10828.56, योगिता का आया 10406.04, गुलशन 10828.56, आयुषी 10828.56, प्रेमलाल सब लोगों का 10828.56 आया। ठीक है, चलो मैं भी एक बार कैलकुलेट करता हूं। अमाउंट हो जाएगा मेरा 10,000 इंटू 1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर 2 इंटू 4, दिस विल बी माई अमाउंट, दिस विल बी माई अमाउंट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 0.04 बाई 4 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू, नहीं 0.04 बाई 4 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10,000 and this will be 10,000
10,828.57। ठीक है, यही आप लोगों ने भी दिया और यही मेरा भी आंसर आया, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, देखो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। आज मैंने 10,000 रुपए लगाए थे, आज मैंने 10,000 रुपए लगाए थे और मेरे पास ये बन गए 10,828.57। मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल बाद ये जो 10,828.57 है वो आज के 10,000 की फ्यूचर वैल्यू है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 10,828.57 है ये आज के 10,000 की फ्यूचर की वैल्यू है? आज 10,000 है, फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्यूचर में इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,828.57। क्लियर? मानव कह रहा है यो, वेरी गुड, एकदम क्लियर बात है। फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट इज ओवर। बोलो व्हाट? फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट इज ओवर। बोलो व्हाट? इतना ज्यादा से फ्यूचर वैल्यू? यस, इतना ज्यादा फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में और कुछ है नहीं। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है? कल की वैल्यू, आज के पैसे की कल की वैल्यू। सब लोग बोलो व्हाट? हाँ एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अंशिका, जितेश, आयुषी, मानव, शुभजीत, संस्कृति, पलक, मनीषा, एग्जैक्टली राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। दैट्स इट, दैट्स ओवर, खत्म, एकदम जिल्च, शून्य, ओवर। देखो, you invest 3,000 rupees in a 2-year investment. You invest 3,000 rupees in a 2-year investment that pays you 12% per annum. Calculate the future value of this investment. क्या ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? 3,000 रुपए आपने लगाए इन अ 2-year इन्वेस्टमेंट। आप लोग फटाफट से बस मुझे वो बता दो, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल? व्हाट विल बी द प्रिंसिपल? जो जो मैं आपसे पूछ रहा हूं बस आप लोग उतना बता दो। फाइनल सॉल्व आप लोग अपने आप से कर लेना होमवर्क में। व्हाट विल बी द प्रिंसिपल? कम ऑन क्विकली एवरीवन। प्रिंसिपल विल बी 3,000। वेरी गुड, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? What is the rate of interest? Rate of interest. Rate of interest is 0.12. Very good. Rate of interest is 0.12. What is the time? What is the time? Time is 2 years. Very good. What is NOCP? कुछ दिया नहीं है तो NOCP is 1. ठीक है, कुछ दिया नहीं है तो NOCP is 1. अब यहां पर सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने आंसर भी निकाल दिया 3763.2। वेरी गुड। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है, तो दोनों तरीके से आपको सॉल्व करना है। बट आपको अगर क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ हो तो आपको समझ में आ रहा है ना फ्यूचर वैल्यू में आपको करना क्या है ना? अगर क्वेश्चन में दिया होगा दिया है कि फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू, तो यू गाइस नाउ नो कि फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है, फ्यूचर वैल्यू में करना क्या है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब हमारे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सब लोग मेरी बात सुनोगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युइटी। ठीक है, एन्युइटी का मतलब क्या होता है कि सपोज मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने सपोज मोनालिसा से कहा, मैंने सपोज, बहुत बढ़िया है, तुम लोगों ने आंसर भी निकाल दिया। तुम लोग कितने प्यारे प्यारे से हो, कितने जीनियस से हो, तुम लोग बहुत ही बढ़िया हो, तुम लोग बहुत ही अमेजिंग आदमी हो। ठीक है, सारे के सारे अमेजिंग आदमी हो और सारे के सारे अमेजिंग औरत हो, सारे के सारे अमेजिंग लड़के हो, सारे के सारे अमेजिंग लड़कियां हो। सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने सपोज मोनालिसा से कहा कि मोनालिसा, मैं तुम्हें हर साल 10-10 हजार रुपए दूंगा फॉर द नेक्स्ट 4 years। ठीक है, मैं तुम्हें हर साल 10-10 हजार रुपए दूंगा फॉर द नेक्स्ट 4 years। ठीक है, अब यहां पर हो क्या रहा है, मैं मोनालिसा को हर साल कितना पैसा दे रहा हूं? 10,000 रुपए। क्या ऐसा हो रहा है कि मैं इस साल 10,000 रुपए दूंगा, अगले साल 15,000 रुपए दूंगा, उसके अगले साल फिर से 5,000 रुपए दूंगा, उसके अगले साल फिर 10,000 रुपए दूंगा? ऐसा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है, मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा। ठीक है, हर साल मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा। दूसरी चीज, मैं मोनालिसा को रेगुलर इंटरवल्स पर दे रहा हूं, मैं रेगुलर इंटरवल्स पर दे रहा हूं। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब क्या हो गया कि मैं मोनालिसा को कह रहा हूं कि हर साल मैं आपको दूंगा, मैं इस साल भी दूंगा, अगले साल भी दूंगा, उसके अगले साल भी दूंगा, उसके अगले साल भी दूंगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं मैंने बोला कि मैं इस साल दूंगा, फिर अगले साल नहीं दूंगा, फिर उसके अगले साल मैं आपको 10,000 दूंगा, फिर अगले साल 2 साल तक नहीं दूंगा, फिर उसके अगले साल मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं रेगुलर इंटरवल्स पर दे रहा हूं। तो मैं मोनालिसा को फिक्स्ड अमाउंट दे रहा हूं, रेगुलर इंटरवल्स पर दे रहा हूं। और मैंने क्या बोला था कि 4 साल तक दूंगा। मैंने बोला था 4 साल तक दूंगा, 4 या 5 साल, मैंने जो भी बोला था अभी मुझे याद नहीं है, जो भी बोला था मैंने कि मैं मोनालिसा को हर साल 10-10 हजार रुपए दूंगा और ऐसा मैं 4 साल तक दूंगा। ठीक है, तो अब 4 साल तक दूंगा, मतलब ये एक टाइम के बाद एंड हो रहा है। मैं मोनालिसा से ये नहीं कह रहा देख तू तू चिंता मत कर, मैं जिंदगी भर तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मतलब मैंने मोनालिसा से कहा कि मैं एक तो तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, हर साल 10,000 रुपए दूंगा। तो 10,000 रुपए क्या हो गए, ये 10,000 रुपए हो गए फिक्स्ड। ठीक है, कि 10 ही हजार रुपए दूंगा, इस साल भी 10,000, अगले साल भी 10,000, उसके अगले साल भी 10,000 एंड सो ऑन। तो 10-10 हजार रुपए मैं करके देता रहूंगा। दूसरी बात यहां पर क्या आ गई कि रेगुलर इंटरवल्स पर मैं दे रहा हूं, मैं मोनालिसा को ये वाला पैसा रेगुलर इंटरवल्स पर दे रहा हूं, इस साल, फिर अगले साल, फिर उसके अगले साल, फिर उसके अगले साल एंड सो ऑन।
राइट। और तीसरी चीज आ गई कि ये जो सिलसिला है ये एक टाइम के बाद आकर खत्म हो रहा है। ठीक है, ये जो सिलसिला है ये एक टाइम के बाद आकर खत्म हो रहा है, 4 साल बाद ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट्स होता है, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट्स होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एन्युइटी। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एन्युइटी। मतलब एक तो फिक्स्ड अमाउंट हो, रेगुलर इंटरवल्स पर हो। अब ये रेगुलर इंटरवल्स हो सकता है हर महीने हो सकता है हर क्वार्टर हो सकता है हर आधे साल पे हो सकता है हर साल पे हो सकता है हर 2 साल पे हो सकता है हर 4 साल पे हो, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अमाउंट फिक्स्ड होना चाहिए, दूसरी बात रेगुलर इंटरवल्स पर होना चाहिए, और तीसरी बात इट शुड एंड आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई भी स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स इन तीनों चीजों को सैटिस्फाई कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एन्युइटी। एकदम क्लियर सी बात है, एकदम क्लियर बात है। तो देखो यहां पर, ठीक है, एकदम क्लियर बात है। देखो a fixed sum of money payable or receivable after every fixed period, a month, a year, etc., for a certain number of years, for a certain number of periods is called an annuity। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताना, क्या ये पेमेंट एन्युइटी लग रहा है आपको? आप सब लोगों ने बोला ये पेमेंट एन्युइटी नहीं है, क्यों ये पेमेंट एन्युइटी क्यों नहीं है? Why is this payment not an annuity? Why is this payment not an annuity? No fixed amount. Very good. शुभजीत, योगिता जिंदल, गुंजन, अंशिका बधानी, मानव, वेरी गुड, मनीषा, गुलशन, खुशबू, फिक्स्ड अमाउंट इज नॉट देयर। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। क्या ये एन्युइटी है? क्या ये एन्युइटी है? नहीं, ये भी एन्युइटी नहीं है। क्यों, ये क्यों नहीं एन्युइटी है? यहां पर तो अमाउंट फिक्स्ड है, 5-5 हजार ही तो हो रहे हैं, यहां पर तो अमाउंट फिक्स्ड है। गैप आ गया, वेरी गुड मानव। टाइम रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं है, पहले साल दिया, दूसरे साल दिया, तीसरे साल दिया ही नहीं, चौथे साल और 5वां साल दिया, नो प्रॉपर इंटरवल। वेरी गुड, कौन है ये? शुभजीत दास, वेरी गुड। खुशबू, सुहानी, मनीषा, एब्सोल्युटली इररेगुलर टाइम। क्या बात है मनीषा, वेरी गुड। क्या ये वाला पेमेंट एन्युइटी है? क्या ये वाला पेमेंट एन्युइटी है? यस, ये वाला पेमेंट एन्युइटी है। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, आपको 5-5 हजार रुपए दे रहे, और 5-5 हजार रुपए हम लोग दे रहे हैं, हर साल के एंड में दे रहे, हर साल के एंड में दे रहे, रेगुलर इंटरवल से, एंड 5 साल बाद आकर ये वाली चीज एंड हो जा रही है। ठीक है, 5 साल बाद ये वाली चीज एंड हो जा रही है, राइट। अब पता है दो टाइप की एन्युइटी होती है। वेरी गुड, खुश। ठीक है, अब दो टाइप की एन्युइटी होती है। एक तो एन्युइटी होती है कि एन्युइटी सर्टेन बोलते हैं उसको, या एन्युइटी ड्यू बोलते हैं उसको। इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको पीरियड के एंड में दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला हर साल में दूंगा आपको। ठीक है, मैंने मोनालिसा से बोला कि मैं आपको हर साल दूंगा 5-5 हजार रुपए या 10-10 हजार रुपए मैं आपको हर साल दूंगा। अब साल तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का है। हर साल मतलब कब? आप 1 जनवरी को दोगे या आप 31 दिसंबर को दोगे? ठीक है, तो अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं आपको 1 जनवरी को दूंगा, हर साल 1 जनवरी को मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग एन्युइटी इमीडिएट। एन्युइटी इमीडिएट या एन्युइटी ड्यू। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एन्युइटी इमीडिएट या एन्युइटी ड्यू। और अगर मैं बोल रहा हूं कि नहीं आपको हर साल के एंड में दूंगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन्युइटी रेगुलर या एन्युइटी सर्टेन। ठीक है, तो देखो दो टाइप की एन्युइटीज होती हैं। एक होती है एन्युइटी इमीडिएट या एन्युइटी ड्यू, जब आपको पेमेंट या रिसीट जो है वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में मिलता है। ठीक है, अगर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में मिला तो एन्युइटी ड्यू, एन्युइटी इमीडिएट, तुरंत। लेकिन अगर पीरियड के एंड में मिला तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एन्युइटी रेगुलर। उसको हम लोग बोलते हैं एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, अब यहां पर हो सकता है किसी का डाउट आए कि सर व्हाट इफ पेमेंट बीच में मिला हो, तो व्हाट इफ पेमेंट साल के बीच में मिला हो, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, किसी के मन में डाउट आ सकता है कि सर अगर मान लो आपने लेट्स से 1 सितंबर को देना शुरू किया, ठीक है, या 1 जुलाई को आपने देना शुरू किया, तो अगर आपने पेमेंट 1 जुलाई को देना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो हम 1 जुलाई से साल लेंगे ना। फिर अगर पेमेंट मैं 1 जुलाई को दूंगा तब हम लोग साल भी 1 जुलाई से गिनेंगे ना। तो 1 जुलाई से 31 जून वाला साल हो जाएगा हमारा। फिर हमारा साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर रहेगा ही नहीं। ठीक है, फिर हमारा साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर रहेगा ही नहीं। फिर जो हमारा साल है, जो हमारा पीरियड है, वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो 1 जुलाई टू 30 जून वाला होगा। फिर ये देखना होगा कि आप पेमेंट 1 जुलाई को दे रहे हो या 30 जून को दे रहे हो। अगर आप 1 जुलाई को दे रहे हो तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो गया, अगर 30 जून को दे रहे हो तो एंड ऑफ द पीरियड हो गया। ठीक है, एकदम क्लियर बात है। तो या तो बिगिनिंग या तो एंड, बीच बीच वाला कुछ नहीं है। जहां बीच से, जहां से आपने शुरू किया, अमिताभ बच्चन वाली बात आती है, आ जाती है, हम जहां पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो ये वो वाली चीज आ जाती है। डन, ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर।
एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू, ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब देखो बात आती है यहां पर मजे की। मैंने मोनालिसा से कहा कि मैं तुझे हर साल 10-10 हजार रुपए दूंगा फॉर द नेक्स्ट 4 years। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने मोनालिसा से कहा कि मैं आपको हर साल 10-10 हजार रुपए दूंगा फॉर द नेक्स्ट 4 years। ठीक है, मोनालिसा ने 10,000 रुपए मुझसे लिए और मोनालिसा ने क्या किया, मोनालिसा ने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया 10% के रेट पर। ध्यान से सुनना, अगेन मैं पूरी टाइमलाइन बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू जस्ट गिव यू द फॉर्मूला, मेक यू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड मूव ऑन, बट वी डोंट वांट दैट। आप लोगों ने देखा आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस फिर भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो एग्जाम वाले क्वेश्चंस आते हैं वो बिना लॉजिक लगाए, बिना टाइमलाइन लगाए वो सॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, आप लोगों ने ये वाली चीज अच्छे से देख लिया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो अभी इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने मोनालिसा से बोला कि मैं आपको हर साल 10-10 हजार रुपए दूंगा, हर साल के एंड में आपको 10-10 हजार रुपए दूंगा। ठीक है, मैंने मोनालिसा से बोला हर साल के एंड में मैं आपको 10-10 हजार रुपए दूंगा। मोनालिसा ने कहा कि ठीक है सर दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मोनालिसा क्या सोच रही है, मोनालिसा इंटेलिजेंट है। मोनालिसा ने सोचा कि यार मुझे जो भी घर का जो भी मेरा दिन भर का खर्चा होता है, जो भी मेरे महीने का खर्चा होता है, उसके लिए तो मुझे मम्मी पापा से पॉकेट मनी मिल ही रही है। ठीक है, मोनालिसा ने सोचा कि जो भी मेरा रेगुलर खर्चा होता है उसके लिए मुझे मम्मी पापा से पॉकेट मनी तो मिल ही रही है, अब अगर निशु भैया भी मुझे 10,000 रुपए दे रहे हैं तो मैं इसका क्या करूं। अब नॉर्मली लोग क्या करेंगे, नॉर्मली ये जो 10,000 आएगा इसको उड़ा देंगे। ठीक है, इससे कुछ एक्स्ट्रा पार्टी कर लेंगे, दोस्तों पे खर्च कर देंगे, कुछ खा पी लेंगे, कपड़े वपड़े खरीद लेंगे, ये सब चीजें। लेकिन मोनालिसा ने क्या सोचा, मोनालिसा ने सोचा कि यार अगर ये 10,000 रुपए मुझे निशु भैया नहीं देते तब भी तो मेरी जिंदगी अच्छी चली रही थी, तब भी तो मेरी जिंदगी अच्छी चली रही थी, तो क्यों ना मैं इस 10,000 रुपए को लेकर इन्वेस्ट कर दूं, क्यों ना मैं इस 10,000 रुपए को लेकर इन्वेस्ट कर दूं, जो पॉकेट मनी मम्मी पापा दे रहे हैं उससे मेरा काम चल रहा है। ठीक है, तो अब मोनालिसा ने क्या किया, इस पैसे को जैसे जैसे मैं ये मोनालिसा को देता गया 10-10 हजार रुपए, मोनालिसा इसको इन्वेस्ट करती गई और 4 साल तक ऐसा होता रहा। 4 साल तक ऐसा होता रहा। हमें यह पता करना है कि 4 साल के बाद मोनालिसा के पास कितना पैसा जमा होता है। ठीक है, हमें यह पता करना है कि 4 साल के बाद मोनालिसा के पास कितना पैसा जमा होता है। अब यहां पर कई सारे लोगों के मन में आएगा सर 40,000, वेरी सिंपल, आप हर साल 10-10 हजार रुपए दे रहे हो, आप हर साल 10-10 हजार रुपए दे रहे हो, 4 साल में 40,000 हो जाएंगे, मोनालिसा के पास 40,000 रुपए बचेंगे। लेकिन नहीं, मोनालिसा इस पैसे को इन्वेस्ट कर रही है ना, उस इन्वेस्टमेंट से इसको कुछ इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, उस पैसे से इसको कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। वो इंटरेस्ट हम लोग मान रहे हैं 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, वो इंटरेस्ट हम लोग क्या मान रहे हैं, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, उन 2-3 सवालों का आप जवाब दोगे, उसके बाद फिर मैं आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा। जो मैं मोनालिसा को ये हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए दे रहा हूं, क्या ये एक एन्युइटी है? पहला सवाल, जो मैं मोनालिसा को हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए दे रहा हूं, तो क्या ये एन्युइटी है, हाँ या ना? यस, ये एन्युइटी है, बिल्कुल सही जवाब, यस ये एन्युइटी है। दूसरा सवाल, क्या ये एन्युइटी रेगुलर है या ये एन्युइटी ड्यू है? ये एन्युइटी रेगुलर है या ये एन्युइटी ड्यू है? ये एन्युइटी रेगुलर है या एन्युइटी ड्यू है? एन्युइटी रेगुलर है, ठीक है, क्योंकि ईयर के एंड में मिल रही है। ठीक है, एन्युइटी रेगुलर, वेरी गुड, दिस इज एन्युइटी रेगुलर, क्योंकि साल के एंड में मिल रहा है। तीसरी चीज, क्या मुझे सारी की सारी 40,000 की वैल्यू आज की निकालनी है या आज से 4 साल बाद की निकालनी है? मुझे ये वैल्यू कब की निकालनी है, आज की निकालनी है या 4 साल बाद की निकालनी है? मुझे जो भी टोटल वैल्यू है वो 4 साल के बाद की निकालनी है। तो 4 साल के बाद की वैल्यू को क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है? क्या मैं कह सकता हूं मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एवरीवन? यस, क्या मैं कह सकता हूं मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है? यस, ऑलराइट। तो अभी आप लोग ये समझो, मुझे एक एन्युइटी रेगुलर की, मैंने नहीं बताया एन्युइटी रेगुलर है, आपने बताया ये एन्युइटी रेगुलर है, मुझे एक एन्युइटी रेगुलर की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। हेंस द नेम ऑफ द टॉपिक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मुझे एक एन्युइटी रेगुलर की फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है, हेंस द नेम ऑफ द टॉपिक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एन्युइटी है, कौन सी एन्युइटी नहीं है, कौन फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये इंटरनलाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इंटरनलाइजेशन बहुत जरूरी है, और आप सब लोगों ने बिल्कुल हर सवाल का सही जवाब दिया है, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब देखो यहां पर हो क्या रहा है। Suppose you get 10,000 rupees at the end of every year for the next 4 years. You invest this money as and when you get at the rate of 10% per annum compounded annually. Clearly, ये एक annuity regular है।
द वैल्यू दैट यूल रिसीव एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर इज नोन एज अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ठीक है, अब ये आप लोग यहां पर टाइमलाइन देखो, अब ये आप लोग यहां पर टाइमलाइन देखना, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं अगर पहला पेमेंट पहले साल के एंड में कर रहा हूं 10,000 रुपए का, तो आप मुझे बताओ कि मैं यहां पर 10,000 कहां लिखूं, 0 के नीचे लिखूं या 1 के नीचे लिखूं? अगर मैं 10,000 का पेमेंट पहले साल के एंड में कर रहा हूं तो मैं 0 के नीचे लिखूं या 1 के नीचे लिखूं? वेरी गुड, मैं इसको 1 के नीचे लिखूंगा। दूसरा पेमेंट कहां लिखूं? दूसरा पेमेंट कहां लिखूं? 2 के नीचे। तीसरा पेमेंट कहां लिखूं? तीसरा पेमेंट कहां लिखूं? 3 के नीचे। चौथा पेमेंट कहां लिखूं? चौथा पेमेंट 4 के नीचे लिखूं। वेरी गुड, ठीक है। तो ये मैंने 4 पेमेंट्स यहां पर लिख दिए, ये मैंने 4 पेमेंट्स लिख दिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले साल जब मैंने मोनालिसा को 10,000 रुपए दिए, पहले साल के एंड में दिए, हमें वैल्यू निकालनी है आज से 4 साल बाद की। मोनालिसा ने इस पैसे को इन्वेस्ट किया, ये कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्टेड रहेगा? टाइमलाइन देखो, सोच के जवाब देना। पहले साल के एंड में जो 10,000 रुपए मुझे मिला है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है चौथे साल के एंड में, तो कितने साल के लिए ये पैसा इन्वेस्ट। अरे ब्रिलियंट यार, तुम लोग जीनियस हो। शुभजीत, योगिता जिंदल, जितेश जैन, सुहानी गर्ग, रिया शर्मा, मानव, कृष, मनीषा, अंशिका, तुम लोगों को टाइमलाइन पढ़नी आ गई है। तुम लोगों को टाइमलाइन पढ़नी आ गई है, बहुत बढ़िया। अब मैं बहुत रिलैक्स्ड हूं, अब मैं बहुत रिलैक्स हूं क्योंकि तुम लोगों को टाइमलाइन पढ़नी आ चुकी है, बहुत बढ़िया। तो पहले साल के एंड में ये 10,000 रुपए मिला, ये मेरा 3 साल के लिए ग्रो करेगा, ये मेरा 3 साल के लिए ग्रो करेगा। ठीक है, कैसे 3 साल के लिए ग्रो करेगा? ये मेरा ऐसे, ये पहला साल हुआ, ये दूसरा साल हुआ और ये तीसरा साल हुआ। ठीक है, ये 3 साल के लिए ग्रो करेगा। ठीक है, ये 3 साल के लिए ग्रो करेगा। तो ये पहले साल के एंड में जो 10,000 रुपए मिला, इसकी वैल्यू इस तरह से, फ्यूचर वैल्यू इस तरह से निकालेंगे और इसकी वैल्यू चौथे साल के एंड में आ जाएगी 13,310। ये समझ में आ रहा है सबको? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर टी इंटू नॉक पी। ठीक है, पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर टी इंटू नॉक पी, वो किया है हम लोगों ने। प्रिंसिपल 10,000 है, 1 प्लस आई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नॉक पी, क्योंकि पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, रेस टू द पावर 3 इंटू 1। ये बात सबको समझ में आ रही है? गुंजन, अभी मैंने डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाया कि कैसे ये 3 साल है। ये देखो, यहां पर पैसा लगाया है, 1 साल ये हुआ, 1 साल ये हुआ और 1 साल ये हुआ। ठीक है, तो 3 साल हुए। गुंजन, अभी आपको क्लियर हो रहा है? प्लीज एक बार यस बोल दीजिए अगर आपको क्लियर हो गया तो। गुंजन दीदी, क्लियर हुआ दीदी कि कैसे 3 साल हुए? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये यहां पर आपके पास आ गए हैं 3 साल। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज आप पहले वाली 6-7 क्लासेस को रिवाइज करके आइए, बिकॉज अगेन टाइमलाइन कॉन्सेप्ट है, हम लोग पहली क्लास से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले साल के एंड में आया है, चौथे साल के एंड में निकाला है। अब तो मैं डायग्राम भी बनाकर दिखा दिया, डायग्राम भी बनाकर दिखा दिया, पूरा खुदाकर दिखा दिया कि कैसे 3 साल हो गए। ठीक है, तो अब पहले साल के एंड में ये जो हुआ, ये 3 साल के लिए ग्रो करेगा। जो दूसरे साल के एंड में 10,000 रुपए लगाया, ये कितने साल के लिए ग्रो करेगा? ये बताओ फटाफट से। जो दूसरे साल के एंड में पैसा लगाया, वो कितने साल के लिए ग्रो करेगा? जल्दी बताओ। वो 2 इयर्स के लिए ग्रो करेगा। एब्सोल्युटली राइट। तो उसकी फ्यूचर में वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी फ्यूचर में वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर T इंटू नॉक पी। डन। उसकी फ्यूचर में 2 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू ये हो जाएगी। जो तीसरे साल के एंड में 10,000 रुपए लगाया, वो कितने साल के लिए ग्रो करेगा? जो तीसरे साल के एंड में पैसा लगा, वो 1 साल के लिए ग्रो करेगा। बहुत बढ़िया। तो तीसरे साल में जो लगाया, उसकी वैल्यू चौथे साल के एंड में कितनी हो जाएगी? 11,000। जो चौथे साल में 10,000 रुपए लगाया, वो कितने साल ग्रो करेगा? वो एक भी साल ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि चौथे साल के एंड में ही मैंने वैल्यू दी उसको 10,000 रुपए, और वही तो चौथे साल के एंड की ही तो टोटल वैल्यू चाहिए। अब आप इन सब का टोटल करोगे और यही आएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। यही आएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। तो इन सब का जब आप टोटल करोगे तो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? ओ, सब लोग बोलो ओ, वाओ, यस। आयुषी, रिया, सुहानी, मनीषा, अमेजिंग कॉन्सेप्ट। क्रिश, रिया, शुभजीत, आरुष, पलक, मोनालिसा, प्रेमलाल, खुश, अंशिका, मोनाल, भाई बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है ये। फाइनेंशियल प्लानिंग का इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है ये। अभी टाइम नहीं है, टाइम मिलेगा तो मैं आपको आज ही से, मतलब टाइम मिलेगा तो मैं आपको अभी से एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा।
ठीक है, प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग का आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अभी नहीं, लेकिन मे बी आज या कल या परसों कभी ना कभी मैं सिखाऊंगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का ये कॉन्सेप्ट होता है, पहले साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, इसकी चौथे साल की एंड की वैल्यू निकालो, दूसरे साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, इसकी चौथे साल के एंड की वैल्यू निकालो, तीसरे साल के एंड में 10,000 मिला, इसके चौथे साल के एंड की वैल्यू निकालो, चौथे साल के एंड में जो 10,000 मिला उसकी चौथे साल के एंड की वैल्यू 10,000 है, सबको जोड़ दो, यही हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, यही हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। मुझे अब आप एक बात बताओ, अगर आपको यह पता है कि आप हर महीने अपने बैंक में, अगर आप हर साल, चलो फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ले लेते हैं कि अगर आप हर साल अपने बैंक में 10-10 हजार रुपए जमा करोगे और बैंक वाला आपको 3.5% के रेट से इंटरेस्ट देता है पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्या आप इस तरह से फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो? क्या अब आप अपने लिए ये फ्यूचर वाली प्लानिंग कर सकते हो कि ठीक है, अगर मैं हर साल 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पास 20 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा, राइट? 20 साल बाद मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट। ऑब्वियसली ये वाला तरीका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, क्योंकि आपको टाइमलाइन बनानी होगी, ऐसे ऐसे करना होगा, ये तरीका टाइम कंज्यूमिंग है। तो दिस अ फॉर्मूला जहां पर आप वैल्यूज पुट करोगे और डायरेक्टली ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकल कर आएगी, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, जैसे आपने अभी तक इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद किए वैसे ये वाला फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, 4-5 बार क्वेश्चंस करते करते हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस यहां पर हम लोग जब वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली ये वाला आंसर आ जाता है 46,410। डन? क्लियर है? मैं एक बार क्विकली जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया फटाफट से मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों को 10,000 रुपए में दे रहा हूं, अगर मोनालिसा को 10,000 रुपए दे रहा हूं फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स और ये इन्वेस्ट कर रही है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के रेट से, तो ये एन्युटी रेगुलर हो गई। चौथे साल के एंड की वैल्यू निकाली है, उसको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया यहां पर पहले साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, दूसरे साल के एंड में 10,000, तीसरे साल के एंड में 10,000, चौथे साल के एंड में आपको 10,000 रुपए इस तरह से ये मिल गए। ठीक है, अब ये जो पहले साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, अगर मुझे इसकी वैल्यू यहां पर निकालनी है तो ये कितने साल के लिए ग्रो होगा? 1, 2 और 3, ये 3 साल के लिए ग्रो होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका अमाउंट निकाला एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। जो ये दूसरे साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, ये कितने साल के लिए ग्रो होगा? ये 2 साल के लिए ग्रो होगा, 1 and 2, तो मैंने इसलिए इसका अमाउंट निकाला फॉर एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। ये जो तीसरे साल के एंड में 10,000 रुपए मिला, ये कितने साल के लिए ग्रो होगा? ये 1 साल के लिए ग्रो होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे यहां पर निकालनी है, तो इसका मैंने अमाउंट निकाला एट द एंड ऑफ 1 ईयर। और ये जो चौथे साल के एंड में 10,000 रुपए है, ये मेरा एज इट इज रहेगा। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर मेरे पास 46,410 रुपीस की आ जाएगी। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करके, जैसे अभी तक आप लोगों ने एकदम महारत हासिल कर लिया बाकी सारे क्वेश्चंस में, उसी तरह से हम लोग यहां पर भी हासिल कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ये तो एम्बिगुअस क्वेश्चन वाली फाइल है। हाँ जी, अब आओ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द, अच्छा अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ऑफ एन एन्युटी। अब आपको यह समझ में आ रहा है कि एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपको यह समझ में आ रहा है एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। एन्युटी 500 रुपए की है, मेड एनुअली फॉर 7 इयर्स एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब आपको एक 500 रुपए की एन्युटी है। ठीक है, नाउ दिस इज एन एन्युटी ऑफ 500 रुपीज। अब यहां पर ये तो मेंशन नहीं है कि एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है, तो जब भी क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं होता है ना कि एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है, तो आपको हमेशा एन्युटी रेगुलर ही मानना है। When it's not mentioned in the question कि एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है, तो आपको हमेशा एन्युटी रेगुलर ही मानना है। डन? 500 रुपए की एन्युटी है, तो देखो क्या हो जाएगा, एन्युटी इज 500 रुपए, एन्युटी 500 रुपए की है। ठीक है, 7 साल के लिए किया हुआ है, तो टाइम इज 7 इयर्स, टाइम इज 7 इयर्स। इंटरेस्ट रेट इज 14%, इंटरेस्ट रेट इज 14%, तो रेट इज 0.14। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, तो नॉक पी इज 1। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालनी है फ्यूचर वैल्यू, तो आपको निकालना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, आपको निकालनी है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का ये फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर तो बिल्कुल वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही हो गया ना, जो न्यूमरेटर होता था वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, जो पी के अंदर वाला ब्रैकेट होता था वही है। ठीक है,
तो ये वाली चीज है। अब आप देखो a की जगह आप पुट करोगे 500, यह आएगा आपका 1 प्लस 0.14/1 रेज टू द पावर 7 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.14/1। ठीक है, दिस इज योर थिंग। तो अभी आप करोगे कैसे, ध्यान देना, अभी आप ऐसे करोगे 0.14/1 0.14/1 m प्लस 0.14/1 0.14/1 प्लस 1 रेज टू द पावर 7 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई दिस, तो MRC इज इक्वल टू, अब आपके पास पूरा का पूरा बॉक्स ब्रैकेट आ गया, इंटू 500 कितना आया 5365.24 5365.24। ठीक है, 5365.24 ये आपका आंसर आ चुका है, 5365.24। तो दिस इज 5365.35। आई थिंक अगर हम लोग ये वाली वैल्यू यूज करते तो 5365.35 आपका आंसर आ जाता। ये बात सबको क्लियरली समझ में आ रही है? अरे वाह, समझ में क्या आ रही है, तुम लोग मुझसे पहले निकाल के बैठे हो। ठीक है, शुभजीत दास, गुंजन, मुद्रक अग्रवाल, योगिता जिंदल, कृष घिरिया, आयुषी कोटकर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनना। 200 rupees is invested at the end of each month. 200 rupees is invested at the end of each month. क्या आपको एन्युइटी की फील आ रही है? जल्दी से बोलो यस। हर महीने के एंड में 200 रुपए जमा हो रहे हैं। क्या ये क्लियरली एक एन्युइटी रेगुलर है? क्या ये क्लियरली एक एन्युइटी रेगुलर है? 200 रुपए एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो सी, ये जो लैंग्वेज है ना, ये आपको पढ़ के समझनी होगी। ये कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज है क्या? नहीं ना, ये तो नॉर्मल इंग्लिश की लैंग्वेज है ना। ठीक है, ये तो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है ना। 200 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, हर महीने के एंड में 200 रुपए जमा किए जा रहे हैं, मतलब ये एक एन्युइटी रेगुलर है। इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट एट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। बहुत बढ़िया। तो मुझे आप एक बात बताओ, एन्युइटी की फिगर हो गई 200 रुपए, एन्युइटी की फिगर हो गई 200 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 6%। व्हाट इज नॉकपी? नॉकपी क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में, फटाफट से बताओ। What will be NOCP in this question? NOCP will be 12. Very good. NOCP will be 12 क्योंकि कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, कंपाउंडेड मंथली हो रहा है, तो NOCP will be 12. Very good. NOCP will be 12. NOCP will be 12. अब आगे देखना, What is the future value of this annuity? क्या आपको इस वाली लाइन से समझ में आ रहा है कि हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालनी है? फटाफट से बताओ मुझे, क्या आपको इस बात से, इस वाली लाइन से समझ में आ रहा है कि हम लोगों को क्या निकालना है? हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालना है। यस, अंशिका भदानी, मोनालिसा टुडू, आयुषी, यस, ऑलराइट। तो व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युइटी आफ्टर 10th पेमेंट? अब आप मुझे टाइम बताएंगे, अब आप मुझे टाइम बताओ। मैं देखना चाहता हूं कि टाइम कौन बता पाता है करेक्टली। आप मुझे टाइम बताओ। ओ बेटे, ऑलराइट, शुभजीत 10/12, रिया 10 months, योगिता जिंदल 10 months, गुंजन 0.8333, ऑलराइट, प्रेमलाल 10 what? 10 months। या तो आप 10 months बोलोगे या तो आप 10/12 बोलोगे। ठीक है, इट्स आइदर 10 और 10/12। और ये जो गुंजन ने बताया 0.8333 ये भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि 10/12 को सॉल्व करके वही आ रहा है, तो वेरी गुड। ये 10 months कैसे आया? क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि हर महीने एट द एंड ऑफ ईच मंथ आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप एट द एंड ऑफ ईच मंथ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एन्युइटी आफ्टर 10th पेमेंट? तो 10th पेमेंट कब होगा? 10th मंथ के एंड में होगा। ठीक है ना, अगर आप हर महीने के एंड में पैसा जमा कर रहे हो तो 10th पेमेंट, 10वां पेमेंट आप कब करोगे? 10वें महीने के एंड में करोगे। ठीक है, तो अगर आप 10वें महीने के एंड में करोगे तो टाइम विल बी व्हाट? टाइम विल बी 10 months। ठीक है, तो टाइम विल बी 10 months, तो टाइम विल बी 10/12। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, तो वी हैव फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज इक्वल टू a into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p minus 1 upon I by knock p। ठीक है, तो यह आएगा 200 into 1 plus 0.06 by 12 raised to the power 10/12 into 12 minus 1 upon 0.06 by 12। ठीक है, अब ये 12 और 12 तो कट जाएगा, यहां पर हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 0.06 by 12 प्लस 1, ये आएगा 1.005 रेज टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.06 by 12, दिस इज 0.005।
हमारे पास ये बचेगा, ठीक है, हमारे पास ये बचेगा। और 1.005 रेज टू द पावर 10 की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था अगर ये वाली वैल्यू दी हुई होती है तो आप हमेशा इसकी दी हुई वैल्यू यूज करोगे अगर क्वेश्चन में जरूरी होता है तो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर क्वेश्चन में आपको इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो मेक श्योर दैट यू यूज दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसी से आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, राइट। तो वी हैव 1.005 रेज टू द पावर 10, 1.005 रेज टू द पावर 10 की वैल्यू यहां पर है, तो 200 इंटू 1.0511 1.0511 माइनस 1 अपॉन 0.005, ये ठीक है। 1.0511 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.005 into 200 and this will give you 2044. This will give you the answer 2044. तो 2044 ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप लोग ये वाली वैल्यू यूज नहीं करते, ठीक है, अगर आप लोग ये वाली जो वैल्यू गिवन है, अगर आप लोग ये गिवन वाली वैल्यू यूज नहीं करते, अगर आप लोग ये गिवन वाली वैल्यू यूज नहीं करते तो फिर क्या होता? अगर आप लोग ये गिवन वाली वैल्यू यूज नहीं करते तो फिर क्या होता पता है? आप डायरेक्टली इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो यहीं पर, जैसा हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है, जैसा हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, इस स्टेज पर ही आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो क्या हो जाएगा? 0.06 डिवाइडेड बाई 12, 0.06 डिवाइडेड बाई 12 m प्लस 0.06 बाई 12 प्लस 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 200, कितना आया? 2045.6 आया, which will be approximately equal to what? Which will be approximately equal to 2046. Yes. ज्यादा करेक्ट आंसर यही है 2046, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि अगर आपने 2046 मार्क किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंस्टीट्यूट ने अगर आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है और इस वाली वैल्यू को यूज करके आपका आंसर एग्जैक्टली 2044 आ रहा है, तो यू हैव टू यूज दिस वैल्यू, ठीक है, तो यू हैव टू यूज दिस वैल्यू। इसलिए मैं पहली क्लास से आप लोगों से क्या बोल रहा हूं कि अगर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी हुई है एंड दैट वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन द सॉल्यूशन, जैसे हम लोगों ने कल या परसों एक क्वेश्चन किया था तो उसमें तो इंस्टीट्यूट ने जो वैल्यू दी थी उसका कोई पॉइंट ही नहीं था, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ने कोई वैल्यू दी हुई है और आपको देख के समझ में आ रहा है कि दैट वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, तो यू हैव टू यूज दैट वैल्यू, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, एक फॉलो अप डाउट ये भी आ सकता है, सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने नहीं यूज की। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने इसलिए नहीं यूज की क्योंकि ऑप्शंस जो है बहुत अलग अलग थे। पिछले वाले क्वेश्चंस में इतनी क्लोज वाले ऑप्शंस नहीं थे। इट्स 5365, मेरा क्या आया था? 5365.24 आया था, मेरा आंसर आया था 5365.24। यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, यहां पर ऐसे कुछ है नहीं। 5365.24 होता, 5365.35 होता, 5635.37 होता, 5635.47 होता, तब मैं देखता, तब मुझे ज्यादा टेंशन होती। जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो पूरी टेंशन है ना, 2047, 2046, 2044, 2045। अब इस वाले क्वेश्चन में मुझे टेंशन है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मुझे टेंशन है कि भाई अगर मैंने एकदम करेक्ट करके सॉल्व किया तो 2046 आ रहा है, इंस्टीट्यूट की वैल्यू यूज की तो 2044 आ रहा है, तो आई हैव टू मार्क 2044 ओनली, आई कैन नॉट मार्क 2046। इस वाले क्वेश्चन में तो आई वुड हैव हैड नो ऑप्शन, 5365.24 आया मेरा आंसर, ना इससे मैच कर रहा है, ना इससे मैच कर रहा है, ना इससे मैच कर रहा है, तो दिस विल बी माय आंसर, ठीक है, दिस विल बी माय आंसर। अब हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में एक और चीज आए कि सर ये तो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में तो आप अपनी मर्जी से ऑप्शंस दे रहे हो। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल का अगर क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन में तो वहां पर स्टडी मटेरियल में भी ऑप्शंस दिए हुए, लेकिन ये तो एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स में तो आप अपनी मर्जी से ऑप्शन देते हो। अगर एग्जांपल में आप अपनी मर्जी से ऑप्शन दे रहे हो तो ये क्या है? ये तो फालतू के ऑप्शंस आपने अपनी मर्जी से कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए। ऐसा हो सकता है किसी के दिमाग में है, बट ऐसा है नहीं। आई टेल यू व्हाई ऐसा नहीं है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आईसीएआई के एक मॉक टेस्ट पेपर में आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। जब तक आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, तब तक जब भी मैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ाता था, क्योंकि स्टडी मटेरियल में तो पहले से, तब तक मेरे जो ऑप्शंस थे वो अलग देता था, मैं अपनी मर्जी से बनाए हुए ऑप्शंस में देता था। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अपनी मर्जी से बनाए हुए ऑप्शंस मैंने दिए हैं, ठीक है। बट जब आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया और मैंने इस तरह से सॉल्व किया और मेरा आंसर 2046 आया, और फिर मैंने 2046 मार्क किया, और फिर मैंने जब आंसर चेक किया और उसने कहा 2044,
और मैं इसको मार्क करने ही वाला था कि दिस इज एन एम्बिग्यूअस क्वेश्चन, मैं मार्क करने ही वाला था दिस इज एन एम्बिग्यूअस क्वेश्चन, तभी मेरी नजर पड़ी इस पर। मैंने कहा चलो एक बार इसको यूज करके देख लेते हैं, और फिर मैंने इसको यूज करके देखा, मेरा आंसर एग्जैक्टली 2044 आया, एग्जैक्टली 2044 आया। और तभी मैंने फिर क्या किया, तुरंत जो अपने रेगुलर क्लासेस में, जैसे अभी आप लोगों के साथ भी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर ये वाले ऑप्शंस मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है, ये वाले ऑप्शंस आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर के ऑप्शंस हैं, ठीक है। नहीं तो उससे पहले जब तक आईसीएआई ने ये वाला पेपर, ये वाला क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर में नहीं डाला था, तब तक तो मैं अपनी मर्जी से ही ऑप्शंस देता था और 2046 ही हम लोग मार्क करते थे। बट अब जब आईसीएआई ने ये वाली वैल्यू दी और ये ऑप्शंस दिए, तब से मैंने इसको अपने नोट्स में भी चेंज किया है, ठीक है। तभी से मैंने ये आप लोगों को बताना शुरू किया है कि भाई अगर आईसीएआई कोई वैल्यू दे रहा है तो उसका मतलब है, क्योंकि आईसीएआई खुद चाहता है कि ऐसा मार्जिन ऑफ एरर ना रहे, कोई 2045 मार्क करेगा, कोई 2046 मार्क करेगा, कोई 2044 मार्क करेगा। अब सब लोग बोलेंगे नहीं हमारा आंसर तो सही था। आईसीएआई ने ये पंगा ही खत्म कर दिया, क्योंकि फाइनेंस में बहुत सारी इस तरह की राउंडिंग ऑफ वाली चीजें आती हैं, तो आईसीएआई ने कहा मेरे को पंगा लेना ही नहीं है, मैं ये वाली फिगर दे दूंगा। नाउ द स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू यूज दिस फिगर। स्टूडेंट्स का काम भी आसान हो गया, उनको अपना दिमाग नहीं लगाना, उनको ये वाली फिगर यूज करनी है, और आईसीएआई का काम भी आसान हो गया, चेकिंग में आसानी होगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो यस। डन। शुभजीत, संस्कृति, मनीषा, रिया, पलक, योगिता, आयुषी, अंशिका, गुंजन, गौरव, मोनालिशा, गुलशन, वेरी गुड, ठीक है। अब आप ये देखो, द अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी सर्टेन, एन्युइटी सर्टेन मतलब भी एन्युइटी रेगुलर ही होता है, ऑफ 150 रुपीज फॉर 12 years at 3.5% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी आपको क्या निकालना है, एन्युइटी सर्टेन आपको दी हुई है 1.5 साल की, 150 रुपए की एन्युइटी सर्टेन आपको 150 रुपए की दी हुई है, 12 साल का आपके पास टाइम है, 3.5% का आपका रेट है, आपको इसका अमाउंट निकालना है। अमाउंट मतलब ही क्या हो गया, अमाउंट मतलब हो गया फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। आपको एन्युइटी की वैल्यू दी हुई है, तो अब वंस अगेन आप लोग इसको सॉल्व करोगे। अमाउंट ऑफ एन्युइटी इज 150, टाइम इज 12 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.035, नॉक पी इज इक्वल टू 1। हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज a into 1 plus i by knock p raised to the power t into knock p minus 1 divided by i by knock p। क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप से कर लोगे? अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप से कर लोगे, इसको मैं होमवर्क में दे दूं? यस, कैन यू ऑल डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन? है ना, ये हो जाएगा बहुत आराम से। चलो, तो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, राइट। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 2 है, होमवर्क का क्वेश्चन है। फिगर्स मैंने यहां पर आपको बता दी है, बस फिगर्स आपको पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, A is 100, N is 10, I is 5%, find the future value of annuity। क्या ये वाला क्वेश्चन भी अपने आप से आप लोग कर लोगे? डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने फॉर्मूले में, फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, इसका आंसर 2190 आ भी गया आपका, बहुत बढ़िया, 2190.28 आ गया, ठीक, परफेक्ट, ठीक है। क्या ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे? इसमें आपको करना क्या है, अमाउंट ऑफ एन्युइटी, दिस इज द एन्युइटी, ठीक है, दिस इज द एन्युइटी, दिस इज नेवर अमाउंट नाउ, दिस इज एन्युइटी। तो ए इज एन्युइटी, जैसे आपको दिया ना फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी निकालनी है, मतलब दिस इज एन्युइटी, ठीक है। तो ए इज 100, एन इज 10, आई इज 0.05, ठीक है। अब टी और नॉक पी वाला पंगा ही खत्म हो गया आपका, ठीक है। टी और नॉक पी वाला पंगा खत्म हो गया, क्योंकि आपको स्मॉल एन की वैल्यू दी हुई है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर में आपको क्या करना होगा, 100 into 1 plus 0.05 by 1 raised to the power simply 10 minus 1 upon 0.05 by 1, ये करना हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन अपने आप से, ठीक है। स्मॉल एन की वैल्यू दी है, मतलब टी इंटू नॉक पी साथ में आपको दे दिया। अच्छा, इसका भी आप लोगों ने निकाल लिया 1258, बहुत बहुत बढ़िया, इसका भी आ गया 1258। तो ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क था, आप लोगों ने क्लास में ही कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिवन an annuity of 100 rupees amounts to itna at 4.5% per annum compound interest, the number of years will be। अब इसका ध्यान से सुनना आप हो क्या रहा है यहां पर, यहां इससे बोला कि 100 रुपए की एक एन्युइटी है जो कुछ सालों के बाद इतने रुपए की बन जाएगी। 100 रुपए की एक एन्युइटी है जो कुछ सालों के बाद 3137.12 की बन जाएगी एट 4.5% पर एनम। क्या आपको इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है इसमें, फटाफट से बताओ आपको क्या निकालना है इसमें, आपको टाइम निकालना है। वेरी गुड शुभजीत,
ठीक है, इसमें आप लोगों को टाइम निकालना है। योग्यता जिंदल, बहुत बढ़िया, इसमें आप लोगों को टाइम निकालना है। ठीक है, 100 रुपए की आपकी एन्युइटी है, 100 रुपए की आपकी एन्युइटी है। ठीक है, कितने की बन रही है? ये बन रही है 3137.12। तो व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर? 3137.12। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4.5% पर annum, 0.045, 0.045। और ये नॉकपी हो गया आपका 1। आप लोगों को टाइम निकालना है। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई बाई नॉकपी रेज टू द पावर टी इंटू नॉकपी माइनस 1 divided by I by knock P. 3137.12 is equal to 100 into 1 plus 0.045 by 1 raised to the power t into 1 minus 1 upon 0.045 by 1. ठीक है, तो नाउ ये वाला जो 100 है ये इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो विल हैव 3137.12 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.045 रेज टू द पावर t माइनस 1 अपॉन 0.045। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3137.12 इंटू 0.045 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1.045 रेज टू द पावर t माइनस 1। तो दिस इज 3137.12 इंटू 0.045 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया आपका। तो वी हैव 1.045 रेज टू द पावर t माइनस 1 इज इक्वल टू 1.411704। तो वी हैव 1.045 रेज टू द पावर t इज इक्वल टू 1.411704 प्लस 1। तो 1.045 रेज टू द पावर t इज इक्वल टू 2.411704। ठीक है, और अभी आप ऑप्शंस में देख सकते हो सारी के सारे सोबर इयर्स हैं, 20, 25, 22। ठीक है, तो ड्रंकन पावर वाला पंगा नहीं है यहाँ पर, सारी की सारी सोबर फिगर्स है। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर सकते हो 1.045 इंटू पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका 1.045 रेज टू द पावर 20 इज इक्वल टू 2.41171। ठीक है, दिस इज 2.41171। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? वेरी गुड, 20 इयर्स। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ गया। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ग्रेट। अभी देखो, इफ एन अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी आफ्टर 25 years at 5% per annum compound interest is 50,000, then the annuity will be। अब देखो यहां पर इसने फ्यूचर वैल्यू दी हुई है और आपसे एन्युइटी का अमाउंट पूछा हुआ है। ठीक है, यहां पर इसने आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है। देखो क्या दिया है, इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी आफ्टर 25 years at 5% per annum compound interest is 50,000 रुपीज। ये लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है कि अगर 25 साल के बाद एक एन्युइटी का अमाउंट 50,000 रुपए है तो एन्युइटी कितने की होगी? मतलब कितना कितना पैसा आप जमा करते रहो हर साल, जिससे 25 साल के एंड में आपके पास 50,000 रुपए जमा हो जाए। क्या ये आप लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली चीज लग रही है? कि मुझे पता है, ठीक है, जैसे आप लोग अभी तो आप लोग सीए कर रहे हो, सीए करने के बाद जब आप लोग जॉब वॉब करना शुरू हो जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि चलो ठीक है 5 साल बाद, सपोज 21-22 साल की एज में आप लोग सीए बन गए, उसके बाद फिर आपको लगेगा चलो 28 की एज में मैं शादी करूंगा। ठीक है, अब शादी करने में मुझे 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, लेट्स से 20 लाख रुपए चाहिए होंगे, 30 लाख रुपए चाहिए होंगे, व्हाटएवर। ठीक है, शादी करने में मुझे 30 लाख रुपए चाहिए होंगे, राइट। अब अगर आपको शादी करने में 30 लाख रुपए चाहिए होंगे और आपके मन में आएगा कि यार ठीक है, मैं ना सारा पैसा अपने मम्मी पापा से नहीं लूंगा, मैं कुछ पैसा सोच रहा हूं अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं कुछ पैसा अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करूंगा। तो कितना कंट्रीब्यूट करूंगा? अगर आपने 30 लाख रुपीस का बजट बनाया शादी का, अगर आपने 30 लाख रुपीस का बजट बनाया शादी का, 20 लाख रुपीस आपने सोचा मम्मी पापा से ले लूंगा, 10 लाख रुपए मैं खुद से लगाऊंगा। तो अब आप 22 की एज में बैठ के सोच रहे हो कि 28 की एज में आपको 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, मैं कहीं इन्वेस्ट करने वाला हूं जहां से मुझे ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न मिलेगा। मैं हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करूं जिससे 6 साल बाद मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाए? क्या ये एकदम प्रैक्टिकल चीज आप लोगों को फील हो रही है? क्या ये आप लोगों को एकदम प्रैक्टिकल चीज फील हो रही है? यस, संस्कृति, योग्यता क्लियर है? ये चीज है यहां पर। ठीक है, ऑलराइट। तो इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी आफ्टर 25 years is 50,000 रुपीज, इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी आफ्टर 25 years is 50,000 रुपीज, मतलब एन्युइटी की फ्यूचर वैल्यू 25 साल के बाद 50,000 रुपए है। मतलब क्या हो गया,
मतलब ये हो गया कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज 50,000 रुपीज। ठीक है, टाइम कितना है? टाइम है 25 साल का, टाइम है 25 साल का, रेट है 0.05, नॉक पी 1 है, आपसे अमाउंट ऑफ एन्युटी पूछा हुआ है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज ए इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी। तो ए विल बी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई पी। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करोगे? व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर? 50,000, 1 प्लस 0.05 बाई 1 रेज टू द पावर कितना? 25 ना। ऑलराइट, 0.05 by 1 प्लस, सॉरी 0.05 by 1 m प्लस, सबसे पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, उसके बाद ये करेंगे 0.05 by 1 प्लस 1 इंटू रेज टू द पावर 25 तो पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय MRC, MRC इज इक्वल टू m प्लस और फिर 50,000 डिवाइडेड बाय दिस एंड योर आंसर इज 1047.62, 1047.62। ठीक है, एंड द आंसर इज 1047.62। वेरी गुड। मुद्रक अग्रवाल, अंशिका भदानी, खुशबू हिमथानी, योगिता जिंदल, योगिता कृष घिरिया, कृष घिरिया, मनीषा जैन, ईशा श्रीवास्तव, मोनालिशा टुडू, एब्सोल्युटली राइट, 1047.62 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 1047.62 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, how much amount is required to be invested every year so as to accumulate 3 lakh rupees at the end of 10 years if interest rate is compounded annually at 10%। वही वाली चीज जो अभी मैंने आपको बताई कि भाई मुझे 10 साल के बाद 3 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। क्या आप लोगों को क्वेश्चन की भाषा समझ में आ रही है? ये क्लाइंट आकर आपसे बात कर रहा है कि सर मुझे 10 साल बाद 3 लाख रुपए चाहिए, आप मुझे अभी बता दीजिए मैं अभी से कितना कितना इन्वेस्ट करना शुरू करूं। ये बात है। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, कितना पैसा हर साल मैं इन्वेस्ट करता रहूं। मतलब आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछी जा रही है, आपसे एन्युइटी पूछी जा रही है, आपसे एन्युइटी पूछी जा रही है, कितना पैसा हर साल मैं इन्वेस्ट करता रहूं, कितना पैसा हर साल में इन्वेस्ट करता रहूं सो एज टू, जिससे कि मेरे पास 10 साल के बाद 3 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, जिससे कि 10 साल के बाद मेरे पास 3 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए इफ द इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। तो अब यहां पर 3 लाख रुपए क्या हो गई? 3 लाख रुपए हो गई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? यस, परफेक्ट। अच्छा, आंसर भी आ गया। शुभजीत, गुंजन, योगिता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लविंग योर एनर्जी यार, लविंग योर एनर्जी, एब्सोल्युटली लविंग योर एनर्जी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर है 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, एट द एंड ऑफ 10 इयर्स, एट द एंड ऑफ 10 इयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.10, नॉक पी है 1, आपसे अमाउंट ऑफ एन्युइटी पूछा हुआ है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज ए इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी। ठीक है, तो व्हाट इज ए? ए इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी। तो व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू इज 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 बाई 1 रेज टू द पावर 10, है ना? हाँ, 10% का रेट है, 10% का रेट है, 10% ठीक है, माइनस 1 अपॉन ऑलराइट। देखो इसको क्या होगा, ये 0.1 बाई 1, 0.1 बाई 1 m प्लस 0.1 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1
डिवाइडेड बाई एमआरसी, एमआरसी इज इक्वल टू एम प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई दिस कितना आया 18,823.62, 18,823.62. ऑप्शन बी इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज योर आंसर. वेरी गुड. मोनालिशा, खुशबू, मुद्रक, अंशिका, ईशा, मनीषा, रिया, खुश, क्रिश, वेरी गुड. ठीक है, ऑप्शन जो भी है ऑप्शन बी इज योर आंसर. समझ में आ रहा है? सब लोग बोलो यस. समझ में आ रहा है आप लोगों को ये वाली चीज कि भाई क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन आपको कैसे करना है? ये बात समझ में आ रही है? फटाफट से बताओ. क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है ना? योगिता जिंदल, मनीषा जैन, आयुषी, संस्कृति, खुशबू, योगिता, रिया शर्मा, पलक पालन, प्रेमलाल, अंशिका, शुभजीत, खुश. वेरी गुड. ठीक, नेक्स्ट. अब ये देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. आप सब लोगों को पता है डिबेंचर्स क्या होते हैं? आप सब लोगों को पता है डिबेंचर्स क्या होते हैं? आप सब लोगों को पता है डिबेंचर्स क्या होते हैं, है ना? डिबेंचर्स क्या होते हैं? एवरीबडी नोज व्हाट डिबेंचर्स आर. बहुत बढ़िया. तो अब क्या होता है, कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है. कंपनी जो है वो डिबेंचर्स को इशू करती है. ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता मैं एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूं. कंपनी को बेसिकली जब पैसा चाहिए होता है तो उसके पास ऑप्शन होता है या तो वो बैंक से लोन ले ले. ठीक है, जिन लोगों को डिबेंचर्स नहीं मालूम, मान लो कोई किसी ने 11th 12th में कॉमर्स नहीं थी किसी के पास, साइंस वाले स्टूडेंट्स है, या फिर 11th 12th में आर्ट्स ली थी और अभी यहाँ पर सीए पे है, तो फिर नहीं मालूम हो सकता है ना मालूम है डिबेंचर्स क्या होता है. मैं क्विकली एक बार ब्रीफ में बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा. बाकी सीए फाउंडेशन में आप लोग अकाउंट्स में पढ़ोगे डिटेल में. ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन डिटेल में पढ़ोगे अकाउंट्स में, उसी तरह से यहाँ पर भी डिटेल में ये डिबेंचर्स भी अकाउंट्स में डिटेल में पढ़ोगे. ध्यान से सुनना. अगर किसी कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बैंक से लोन ले ले या तो वो बाकी लोगों से लोन ले ले, जनरल पब्लिक से लोन ले ले. अब जनरल पब्लिक कोई भी कंपनी को कैसे लोन देगी? ठीक है, कंपनी ऐसी जाके तो बोलेगी भाई लोन दे दो, लोन ले दो, दो लोन दे दो. तो कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है और उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है डिबेंचर. ठीक है, मान लो ये एक डिबेंचर है, मान लो ये एक डिबेंचर है. ठीक है, अब यहां पर डिबेंचर 100 रुपए का है. डिबेंचर 100 रुपए का है तो डिबेंचर की फेस वैल्यू हम लोग बोलते हैं ये फेस वैल्यू है 100 रुपए, और 10% का इस पर रेट आपको मिलता रहेगा. 10% का रेट आपको इस पर मिलता रहेगा. एकदम सिंपल सी बात है, डिबेंचर पर 10% का रेट आपको मिलेगा. ठीक है, अब मतलब क्या हुआ, अगर आपने 100 रुपए का एक डिबेंचर खरीदा, अगर आपने 100 रुपए का एक डिबेंचर खरीदा, इसका मतलब आपने कंपनी को 100 रुपए दे दिए एज अ लोन. इसका मतलब कंपनी को आपने 100 रुपए दे दिया एज अ लोन. अब कंपनी आपको 10% के रेट पर इंटरेस्ट देती रहेगी, और जब लोन अब है तो लोन एक फिक्स पीरियड के लिए होता है ना. आप अगर बैंक वगैरह से भी लोन लेते हो तो लोन तो एक फिक्स पीरियड के लिए होता है ना? तो कंपनी ने भी लोन आपसे एक फिक्स पीरियड के लिए लिया होगा. तो जब ये फिक्स पीरियड खत्म हो जाएगा तो कंपनी आपको पूरा 100 रुपया लौटा देगी और आपसे डिबेंचर वापस ले लेगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, फिर से 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर कंपनी ने बनाया, 10% इसका वो थी, 10% इस पर इंटरेस्ट रेट था. जब कंपनी आपको डिबेंचर बेचेगी, आप डिबेंचर खरीदोगे. जब आप डिबेंचर खरीदोगे तो इसका मतलब आप कंपनी को 100 रुपए दे रहे हो. आप कंपनी को 100 रुपए दे रहे हो, कंपनी उसके बदले आपको 10% का इंटरेस्ट दे रही है. और सपोज 4 साल बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब भी डिबेंचर मैच्योर होगा तो कंपनी आपको ये 100 रुपया वापस कर देगी. डिबेंचर का कॉन्सेप्ट ब्रीफ में आप लोगों को समझ में आया? डिबेंचर का कॉन्सेप्ट ब्रीफ में आप लोगों को समझ में आया? जल्दी बताओ. ब्रीफ में आपको डिबेंचर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेरी गुड. ठीक है, शुभजीत, संस्कृति, खुश, क्रिश, योगिता, मनीषा, मोनालिशा, वेरी गुड. अब ध्यान से सुनना. जब कंपनी आपको ये डिबेंचर इशू करती है तो इसको, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, और जब कंपनी आपसे डिबेंचर वापस लेके आपको 100 रुपया वापस देती है, जब कंपनी जब भी मैच्योर होगा, 10 साल के बाद मैच्योरिटी हुई, तो कंपनी ने क्या किया, आपसे डिबेंचर्स वापस ले लिए और आपको 100 रुपया वापस दे दिया. आपको 100 रुपए वापस दे दिए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ये बात समझ में आ रही है? मतलब जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी को पैसा मिलता है या कंपनी को पैसा देना पड़ता है? जब डिबेंचर इशू होता है, जब इशू होता है डिबेंचर, तो कंपनी को पैसा मिलता है या कंपनी को पैसा देना पड़ता है? मिलता है. वेरी गुड. क्रिश, योगिता, एब्सोल्युटली. खुश, रिया, बिल्कुल परफेक्ट. मनीषा, कंपनी को पैसा मिलता है. और जब डिबेंचर्स रिडीम होते हैं तो कंपनी को पैसा मिलता है या कंपनी को पैसा देना पड़ता है? जब डिबेंचर्स रिडीम होते हैं तो कंपनी को पैसा मिलता है या कंपनी को पैसा देना पड़ता है? कंपनी को पैसा देना पड़ता है. बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बोला.
ठीक है, कंपनी को पैसा देना पड़ता है। तो जब डिबेंचर्स रिडीम होते हैं तो कंपनी को पैसा देना पड़ता है, और जब डिबेंचर्स इश्यू होते हैं तो कंपनी को पैसा मिलता है। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड, एक सेकंड के लिए भूल जाओ सिंकिंग फंड नाम का कोई चीज होती है, एक सेकंड के लिए बस आप एक मानो एक सेपरेट फंड बना के रखा हुआ है। फंड मतलब आप लोग सब समझते हो कि भाई ये वाला पैसा है, ये वाला पैसा मैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करूंगा। ठीक है, ये पैसा मैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करूंगा, दैट इज नोन एज अ फंड। ठीक है, कि मैं अपनी सैलरी में, मुझे हर महीने 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है, 5,000 रुपए मैं निकाल देता हूं। क्यों? क्योंकि ये वाले जो 5,000 रुपए मैं हर महीने 5,000 रुपए सेव कर रहा हूं, 10 साल के बाद ये काफी सारा पैसा हो जाएगा। इस पैसे को मैं सपोज गाड़ी खरीदने के लिए यूज करूंगा। ठीक है, तो आई एम क्रिएटिंग अ कार फंड। ये बात समझ में आ रही है कि मैं हर महीने अपनी सैलरी में से 5,000 रुपए या 10,000 रुपए निकाल के एक अलग से अकाउंट में डालता रहूंगा, और उस अकाउंट पे मुझे इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद इस अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो जाएगा, और इस अकाउंट वाले पैसे से मैं कार खरीदूंगा। राइट, तो आई एम क्रिएटिंग व्हाट, आई एम क्रिएटिंग अ कार फंड। ठीक है, आई एम क्रिएटिंग अ कार फंड। ये बात समझ में आ रही है। खुश सिंगला कह रहे हैं स्पेसिफिक नेचर ऑफ रिजर्व। अरे भाई साहब, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में मत जाओ, सिंपल हिंदी में बात करते हैं कि फंड का मतलब क्या होता है। फंड का मतलब अलग से रखा हुआ पैसा जो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करने वाले हो। ठीक है, ये बात क्लियर हुई ना सबको? पलक पालन, मोनालिसा, वेरी गुड। ठीक, तो यहां पर बोला गया अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिबेंचर्स वर्थ 5 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स। मतलब क्या हुआ कि मुझे आज से 25 साल के बाद 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करना पड़ेगा। डिबेंचर्स को रिडीम करने का मतलब क्या हो गया, मुझे पैसा मिलेगा या मुझे पैसा देना पड़ेगा? डिबेंचर्स को रिडीम करने का मतलब क्या हो गया, मुझे पैसा मिलेगा या मुझे पैसा देना पड़ेगा? क्विकली एवरीवन, मुझे पैसा देना होगा। मतलब आज से 25 साल के बाद, मतलब आज से 25 साल के बाद मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे। डन। अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ईच ईयर। हर साल अपने प्रॉफिट में से कितना प्रोविजन बनाओ, प्रोवाइडेड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स कैन अर्न इंटरेस्ट एट 4% पर annum। ठीक है, तो मैं हर साल अपने प्रॉफिट में से कितना पैसा निकालकर इस सिंकिंग फंड में डालता रहूं, 4% का रिटर्न दे रहा है, जिससे 25 साल के बाद मैं 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम कर पाऊं। तो क्या आप लोगों को ये वाला लॉजिक समझ में आ रहा है? कंपनी क्या सोच रही है? कंपनी कह रही है भाई 25 साल के बाद मुझे 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करना है। अब एक साथ अगर 25 साल के बाद मुझे 5 लाख रुपए कहीं से निकालने पड़ेंगे तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा झटका आ जाएगा। तो अभी कंपनी क्या सोच रही है, कंपनी सोच रही है 25 साल का टाइम है ना, तो अपने प्रॉफिट में से हर साल थोड़ा 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 पैसा निकाल के इसमें फंड में डालते रहते हैं। फंड 4% का इंटरेस्ट दे रहा है। 25 साल के बाद 5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा। 25 साल के बाद 5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कंपनी को 25 साल के बाद 5 लाख रुपए चाहिए जिससे वो डिबेंचर होल्डर्स को दे पाए। ठीक है, कंपनी चाहती है कि उसको 25 साल के बाद 5 लाख रुपए मिल जाए। अब उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालकर इस एक स्पेसिफिक सिंकिंग फंड में डाल दे रही है। ये सिंकिंग फंड 4% का रिटर्न आपको दे रहा है। आप मुझे बताओ, आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालना है या आपको एन्युइटी की वैल्यू निकालनी है? आपको कैलकुलेट क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर या अमाउंट ऑफ एन्युइटी? क्या बात है, क्या बात है। अनु, शुभजीत, खुश, मोनालिसा, मनीषा, शुभजीत, आपको निकालनी है एन्युइटी, क्योंकि आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर दी हुई है। ठीक है, आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है। 25 साल बाद आपको 5 लाख रुपए चाहिए, तो आपको 25 साल बाद की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। परफेक्ट, आपको 25 साल बाद की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, आपको 25 साल बाद की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, बात ही एकदम खत्म हो गई। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज 5 लाख रुपए। अमाउंट ऑफ एन्युइटी आपको निकालना है, टाइम इज 25 साल, रेट इज 0.04, रेट इज 0.04, नॉक पी इज 1। ठीक है, तो a इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी। 50,000 अपॉन 1 प्लस 0.04 बाई 1 रेज टू द पावर 25 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.04 बाई।
0.04 by 1 m plus 0.04 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 minus 1 divided by MRC. MRC is equal to m plus 50,000 divided by MRC 1200 आया, अरे 50 लाख रुपीस होगा ना, सॉरी 5 लाख रुपए होगा, डिवाइडेड बाय दिस ये आया 12,005, 12,005.98, ठीक है 5 लाख था। ये था 5 लाख, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय दिस ये आ गया 12,005। वेरी गुड। शुभजीत, आयुषी, मुद्रक, प्रेमलाल, मानव, योगिता, योगिता, मुद्रक, खुशबू, गुंजन, मनीषा, अनु, अंशिका, ईशा, कृष, वेरी गुड। ठीक, अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है और ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से बेस्ड है। ये प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन करके मजे आ रहे हैं आप लोगों को? ये जो इस टाइप के प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये करके मजा आ रहा है, फील आ रही है कि हाँ यार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं हम लोग, तो एकदम पैसों की बातें हो रही हैं, है ना? दिस इज नॉट टिपिकल मैथ्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले फाइनेंस वाले क्वेश्चंस हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट। देखो ये क्वेश्चन देखना, पूरी सिचुएशन आप लोग आराम से सुनोगे, उसके बाद करना। अ मशीन कॉस्ट 5,20,000 रुपीज विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, मशीन की कॉस्ट है 5,20,000 रुपए, 25 साल चलने वाली है। अब देखो, अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस इट बाय अ न्यू मॉडल at 25% higher cost after 25 years with a scrap value realization of 25,000 rupees. What amount should be set aside every year if the sinking fund investments accumulate at 3.5% compound interest per annum? भाई साहब ये गया कंप्लीटली ऊपर से, ये गया है कंप्लीटली ऊपर से। अब ये क्या है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ये है कि एक मशीन आज मुझे 5,20,000 रुपए की मिल रही है और 25 साल तक चलेगी। ठीक है, ये मशीन मुझे 5,20,000 रुपए की मिल रही है और ये 25 साल तक चलेगी। 25 साल बाद मुझे नई मशीन की जरूरत पड़ेगी, 25 साल बाद मुझे नई मशीन की जरूरत पड़ेगी। जब 25 साल बाद मैं नई मशीन खरीदने जाऊंगा तो क्या ये 5,20,000 रुपए की ही मिलेगी? नहीं। तो ये कितने परसेंट से बढ़ चुकी होगी? 25% से इसकी कॉस्ट बढ़ चुकी होगी। इसकी कॉस्ट 25% से बढ़ चुकी होगी। तो जो नई मशीन की कॉस्ट होगी वो क्या होगी? वो होगी 5,20,000, वो होगी 5,20,000 इंटू 1.25 यानी 6,50,000। नई मशीन की कॉस्ट, नई मशीन की कॉस्ट होगी 6,50,000 रुपीज आफ्टर 25 ईयर्स। आप मुझे बताओ, नई मशीन खरीदने के लिए मुझे 25 साल के बाद कितना पैसा चाहिए? नई मशीन खरीदने के लिए 25 साल के बाद मुझे कितना पैसा चाहिए होगा? 6,50,000। यस, नई मशीन खरीदने के लिए मुझे 25 साल के बाद 6,50,000 रुपीज चाहिए। यस, वेरी नाइस। अब यहां पर क्या हुआ, इसने बोला विद अ स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000 रुपए। इसने क्या कहा? विद अ स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000 रुपए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये पुरानी वाली मशीन, इसको भी तो मैं बेचूंगा ना 25 साल के बाद कबाड़ में। ये जो पुरानी वाली मशीन होगी 25 साल बाद इसकी वैल्यू जीरो तो हो नहीं जाएगी। कबाड़ी वाला मुझे 1,000-2,000 रुपए कुछ तो देगा, या नई मशीन के अगेंस्ट में इसको एक्सचेंज कर दूंगा। तो जब मैं इसको नई मशीन के अगेंस्ट एक्सचेंज करूंगा या मैं अगर इसको कबाड़ में बेचूंगा तो कबाड़ी वाला मुझे इस पुरानी मशीन के 25,000 रुपए देगा। कबाड़ी वाला मुझे इस पुरानी मशीन के 25,000 रुपए देगा। ये कबाड़ी वाला 25,000 रुपए मुझे आज देगा या 25 साल के बाद देगा? ये बताओ मुझे, ये कबाड़ी वाला मुझे 25,000 रुपए आज देगा या 25 साल के बाद देगा? बाद में देगा। ठीक है, आज थोड़ी देगा। आज तो मेरे पास नई नई मशीन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रेमलाल, आयुषी, मनीषा, संस्कृति, जितेश, ईशा, गुंजन, बढ़िया, परफेक्ट। तो ये कबाड़ी वाला 25,000 रुपए मुझे कब देगा? 25 साल के बाद देगा। 25 साल के बाद नई मशीन आएगी 6,50,000 रुपए की, लेकिन कबाड़ी वाला मुझे 25,000 रुपए दे देगा। तो मुझे अपने पास से कितना पैसा लगाना पड़ेगा? मुझे अपने पास से कितना पैसा लगाना पड़ेगा? आफ्टर 25 ईयर्स 25,000 विल बी गिवन टू मी बाय द कबाड़ी वाला। तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा? अपने पास से मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा? मुझे अपने पास से लगाना पड़ेगा 6,25,000 रुपए। परफेक्ट, ऑल ऑफ यू एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो मुझे अपने पास से लगाना पड़ेगा 6,25,000 रुपए।
राइट, मुझे अपने पास से सिर्फ 6,25,000 रुपए लगाना पड़ेगा। डन। 5,20,000 रुपए, 5,20,000 रुपए की नई मशीन आई है, 5,20,000 रुपए की नई मशीन आई है। 25 साल के लिए मैं इसको यूज करूंगा। 25 साल के बाद मुझे नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। नई मशीन की कॉस्ट इससे 25% बढ़ चुकी होगी, तो 6,50,000 रुपए आएगा। पुरानी मशीन बेचूंगा, कबाड़ी वाला मुझे 25,000 रुपए दे देगा, ये मैं हटा देता हूं। मतलब मुझे 25 साल के बाद 6,25,000 रुपए चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं कि माई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज गोइंग टू बी 6,25,000 रुपीज? सारे बोलो यस। क्या मैं कह सकता हूं माई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज गोइंग टू बी 6,25,000 रुपीज नाउ? कैन आई से दिस नाउ? Can I say this now? Yes? बिल्कुल। So my future value of annuity regular is going to be 6,25,000. अब आप एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो तो आपको समझ में आएगी। A machine costs 5,20,000 rupees with an estimated life of 25 years. A sinking fund is created to replace it by a new model at 25% higher cost after 25 years with a scrap value realization of 25,000 rupees. What amount should be set aside every year if sinking fund investments accumulate 3.5% compound interest per annum? ठीक है, तो हर साल कितना कितना पैसा मुझे संभाल के रखना होगा। That's it. That's it. आपको एन्युटी का अमाउंट निकालना है। $6,25,000 1 plus 0.035 by 1, 25 into 1 minus 1, 0.035 by, ठीक है, 0.035 by 1 m plus 0.035 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1 divided by MRC, MRC is equal to M plus 6,25,000 divided by this, ये हो गया 16,046, ये हो गया 16,046। तो द क्लोजेस्ट इज 16,050। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। सबका समझ में आ गया? बोलो यस फॉर एवर। ठीक है, 16,046.27 एब्सोल्युटली राइट। मुद्रक, मानव, शुभजीत, कृष, योगिता, योगिता, रिया, खुशबू, गुंजन, अंशिका। डन, बहुत बढ़िया। यस, पलक, मनीषा, वेरी गुड, एकदम सही चीज है आप लोगों के पास। ठीक है, अब देखो भाई साहब, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अब मैं आप लोगों के साथ करवाने वाला हूं। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप लोग यहां पर देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप देखो। अ पर्सन इन्वेस्ट्स 500 rupees at the end of each year. A person invests 500 rupees at the end of each year. अच्छा, जैसे ही मुझे बताओ, जैसे ही आप लोग ये पढ़ते हो 500 rupees at the end of each year ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या इससे आपको एन्युटी की फील आ रही है? एन्युटी रेगुलर की फील आ रही है? फटाफट से बताओ, क्या इस वाले क्वेश्चन से आपको एन्युटी रेगुलर वाली फील आ रही है? क्विकली टेल मी। एन्युटी रेगुलर, यस। रिया, कृष, गौरव, खुश, योगिता, ईशा, आयुषी, संस्कृति, वेरी गुड। तो इस वाले क्वेश्चन से आपको एन्युटी रेगुलर वाली फील आ गई। बहुत ध्यान से सुनना। A person invests 500 rupees at the end of each year with a bank which pays interest at 10% per annum compound interest annually. Very good. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time is. मतलब क्या हुआ कि ये हर साल के एंड में 500 रुपए जमा कर रहा है। जब 12वें साल के एंड में ये 500 रुपए जमा कर देगा, उसके एक साल के बाद कितना अमाउंट होगा? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मली अभी तक हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें क्या हो रहा था? उनमें क्या था भाई, 12 साल तक इन्वेस्ट करेगा, 12वें साल के एंड में क्या होगा ये बता दो। इसने ये नहीं बोला 12वें साल के एंड में क्या होगा, इसने कहा 12वें साल के एंड में इसने इन्वेस्ट किया और फिर उसके एक साल बाद क्या अमाउंट होगा वो बताओ। क्या आप इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगा सकते हो? द आंसर इज नो। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसने आपसे आज से 12 साल के बाद की वैल्यू पूछी है या आज से 13 साल के बाद की वैल्यू पूछी है। फिर से, इस क्वेश्चन में
आपसे आज से 12 साल के बाद की वैल्यू पूछी गई है या आज से 13 साल के बाद की वैल्यू पूछी गई है? आज से 13 साल के वैल्यू की पूछी गई है, ठीक है, आज से 13 साल बाद की वैल्यू पूछी गई। वेरी गुड, क्रिश, शुभजीत, गौरव, खुशबू, पलक, प्रेमलाल, मनीषा, खुश, ईशा, योगिता, ईशिका, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में आपसे आज से 13 साल बाद की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, आज से 13 साल बाद की वैल्यू पूछी गई है। लेकिन क्या 13वें साल के एंड में 500 रुपए इसने जमा किए? बोलो यस और नो। क्या 13th ईयर के एंड में इसने 500 रुपए जमा किए? यस और नो। इसने 13th ईयर के एंड में तो 500 रुपए जमा ही नहीं किए, ठीक है, 13th ईयर के एंड में इसने 500 रुपए जमा नहीं किए। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला तो हम लोग तब लगाते थे ना जब जिस साल के एंड की वैल्यू चाहिए उस साल के एंड में भी इन्वेस्टमेंट हुआ हो। यहां पर चौथे साल के एंड की वैल्यू चाहिए थी और चौथे साल के एंड में भी इन्वेस्टमेंट किया था। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला तो हम लोग तब लगाते अगर जिस साल के एंड की वैल्यू चाहिए उस साल के एंड में भी इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हैं। ये आपके सामने टाइमलाइन यहां पर बन के आ रही है। टोटल 13 सालों के बाद की वैल्यू आपको चाहिए। 12 साल तक इसने 500-500 रुपए जमा किया है, 12 साल तक इसने 500-500 रुपया जमा किया है। ऑलराइट, आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाकर इस पॉइंट के एंड की वैल्यू यहां की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाकर 12th ईयर के एंड की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस और नो? यस, 12th ईयर के एंड की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट एवरीवन। और फिर यही प्रिंसिपल बन जाएगा और एक साल के लिए इसमें इंटरेस्ट की ग्रोथ आ जाएगी। सिंपल है ना भाई, आपके पास 12वें साल के एंड में जो वैल्यू आएगी ये अब आपका प्रिंसिपल बन जाएगा और एक साल के लिए इसी इंटरेस्ट रेट पर ग्रो करेगा, तो आपके पास 13वें साल के एंड की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? आपके पास 13th ईयर के एंड की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। 12th ईयर के एंड की वैल्यू आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर से निकाली, ठीक है, मुद्रक ने 12th ईयर के बाद वाली वैल्यू निकाल भी ली 10,692.14। वेरी गुड। और उसके बाद आप ये वाला पैसा जो यहां पर वैल्यू आई एक साल के लिए वो ग्रो कर जाएगा, 13वें साल के एंड की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, अमाउंट ऑफ एन्युइटी इज 500, अमाउंट ऑफ एन्युइटी इज 500, ठीक है। टाइम इज 12 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, नॉक पी इज 1। आपको निकालनी है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। पॉइंट 1 by 1 m plus 0.1 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 0.1 by 1 m plus 0.1 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 500 and this is what 10,692.14 10,692.14 ये वाली वैल्यू यहां पर आएगी, ठीक है, ये वैल्यू यहां पर आई 10,692.14। अब अगर आप सिर्फ इस एक साल के पीरियड को देखते हो, अब अगर आप सिर्फ इस एक साल के पीरियड को देखो, सिर्फ इस एक साल के पीरियड को देखो, तो दिस विल बी द प्रिंसिपल, टाइम विल बी 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी जो भी यहां पर दिया हुआ है, एंड एक साल के एंड की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो नाउ principal is 10,692.14, time is 1 year, knock P is 1, rate of interest is 0.10 and आपको अमाउंट निकालना है, एक साल के बाद का आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P। दिस इज 10,692.14 इंटू 1 प्लस 0.10 बाई 1 रेज टू द पावर 1 इंटू 1।
0.1 by 1 plus 1 into 10,692.14. This is 11,761. 11,761.35. ठीक है, दिस इज 11,761.35. तो ये यहां पर आएगा 11,761.35. ठीक है, 11,761.35. सब लोगों का आ गया ये? वेरी गुड. 11,761.35. बढ़िया. ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. राइट. आओ, इसी से मिलता जुलता, क्योंकि यहां पर कई सारे लोगों को थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आ जाता है, कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पाता है इस सिंपलेस्ट वाले क्वेश्चन से. तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैंने अपने आप से बनाया है. ठीक है, मैंने अपने आप से बनाया है. ये वाला क्वेश्चन है. ये वाला क्वेश्चन करोगे ना तो आपको और क्लैरिटी आएगी. देखो, ये मैंने खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है. अ पर्सन इन्वेस्ट 500 रुपीज. अ पर्सन इन्वेस्ट 500 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी 6 months with a bank which pays interest at 10% per annum compounded semi-annually. The amount standing to his credit 3 years after he has made his investment for the 12th time is. ठीक है, the amount standing to his credit 3 years after he has made his investment for the 12th time is. तो सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज है, बस मैंने इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया जिससे आपको और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ठीक है, तो देखो अभी यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपकी टाइमलाइन कुछ इस तरह से बनेगी. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये आपका बनेगा. ये 9 साल का पूरा क्वेश्चन है. इसने कहा अ पर्सन इन्वेस्ट 500 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी 6 months. हर 6 महीने बाद 500 रुपए ये जमा कर रहा है. ठीक है, हर 6 महीने बाद 500 रुपए जमा कर रहा है. तो इसने पहला 500 रुपए यहां पर जमा किया. ठीक है, फिर 500 रुपए यहां पर, फिर 500 रुपए यहां पर, इसने पहला 500 रुपए यहां पर जमा किया, फिर 500 रुपए यहां, 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 और फिर 500 रुपए यहां. ठीक है, तो इस तरह से हर 6 महीने बाद इसने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए और टोटल 12 इन्वेस्टमेंट्स किए. टोटल 12 इन्वेस्टमेंट्स कौन से साल के एंड में आएंगे? टोटल 12 इन्वेस्टमेंट्स 6 साल के एंड में आपके बनेंगे. ठीक है, फिर से देखो, a person invests 500 rupees at the end of every 6 months with a bank which pays interest at 10% per annum compounded semi-annually. Amount standing to his credit 3 years after he has made his investment for the 12th time is. तो 12th टाइम ये अगर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा तो 12th टाइम का जो इसका इन्वेस्टमेंट होगा वो कौन से ईयर के एंड में होगा? इसका जो 12th इन्वेस्टमेंट होगा वो कौन से ईयर के एंड में होगा? वो 6th ईयर के एंड में होगा. क्यों 6th ईयर के एंड में होगा? क्योंकि ये हर 6 महीने बाद इन्वेस्ट कर रहा है. पिछले वाले क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो हर साल इन्वेस्ट हो रहा था. अ पर्सन इन्वेस्ट 500 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर. ये हर साल के एंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा था. यहां हर 6 महीने बाद इन्वेस्टमेंट हो रहा है. तो 12वां इन्वेस्टमेंट कब होगा? 12वां इन्वेस्टमेंट छठे साल के एंड में होगा. ठीक है, 12वां इन्वेस्टमेंट छठे साल के एंड में होगा. राइट, और यहां से इसने पूछा कि इसके 3 साल के बाद का अमाउंट निकालो आप. मतलब छठे साल के एंड में हुआ, इसके 3 साल बाद कब आएंगे? 1 2 3 यानी 9th ईयर. इसलिए मैंने 9 साल की टाइमलाइन बनाई. ये बात समझ में आ रही है सबको? फटाफट से बोल दो यस. ये बात समझ में आ रही है कि मैंने 9 साल की टाइमलाइन क्यों बनाई? यस, ठीक है. तो अब तरीका, मुझे मेरा सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही होगा. एन्युइटी 500 की है, टाइम 6 साल का है, नॉकपी 2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर मुझे निकालनी है. ठीक है, मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालनी है. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर आएगी 500 इंटू 1 प्लस 0.10 बाई 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.10 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, क्या वैल्यू आएगी? ये छठे साल के एंड की वैल्यू
तो वी हैव 0.1 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई MRC इंटू 500। ये कितना आता है? ये आता है 7958.56 7958.56। ठीक है, नाउ दिस 7958.56 इज स्टैंडिंग ओवर हियर 7958.56। ठीक है ना, दिस इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द 6th ईयर। अब मुझे यहां से 3 साल इसको और ग्रो कराना है, तो ये मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। नाउ प्रिंसिपल इज 7958.56, टाइम इज 3 years, रेट इज 0.1, नॉक बी स्टिल 2, और आपको फाइनल अमाउंट निकालना है। आपको फाइनल अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। तो दिस इज 7958.56 इंटू 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2। 0.1 by 2 plus 1 into power 2 3 4 5 6 into 7958.56, this is 10665.23। ठीक है, दिस इज 10665.23। तो मेरी जो फाइनल वैल्यू आएगी यहां पर वो आएगी 10665.23। क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है? 10665.23, वेरी गुड। गुलशन, गुंजन, योगिता, मुद्रक, रिया, अनुज, गुलशन, खुशबू, संस्कृति, मोनालिशा, अभी कॉन्फिडेंस आया? अभी कॉन्फिडेंस आ गया होगा? मजा आया? मजा आया आज की क्लास में? आज की क्लास में मजा आया? यस, मस्त मस्त कॉन्सेप्ट्स आज आप लोगों ने सीखे। ठीक है, मस्त कॉन्सेप्ट्स आज आप लोगों ने सीखे। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई सी यू गाइस टुमारो एट 8 AM। अपना ध्यान रखिए, रिवाइज कर लेना प्लीज, जितना भी हम लोगों ने किया प्लीज उसको रिवाइज करते रहो। एंड आई सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू रिया, थैंक यू, बाय।